प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत समन्वय और सहयोग। अर्थात अभी हम प्रतिदिन संगठन के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको समझा रहे हैं। अब संगठन के सिद्धांतों में समन्वय के सिद्धांत की चर्चा चल रही है। पिछला लेक्चर मैंने समन्वय के सिद्धांत के ऊपर ही अपलोड किया है कि समन्वय का क्या अर्थ है, इसी के साथ में वास्तविक रूप में किन संगठनों में समन्वय पाया जाता है, उसके क्या लक्षण है, जहाँ नहीं पाया जाता है उसके क्या लक्षण है, ये बातें मैंने आपको समझाई थी। अब आज मैं समन्वय के प्रकार आपको बताऊं, समन्वय की बाधाएं बताऊं, उससे पहले ये बतलाऊंगा कि समन्वय और सहयोग क्या है। क्यों? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब मैं एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं और उनसे पूछता हूं कि मुझे बताइएगा क्या समन्वय और सहयोग एक ही होता है, तो विद्यार्थी जवाब देते हैं कि सर समन्वय और सहयोग एक ही होता है। नहीं, समन्वय और सहयोग बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन समन्वय और सहयोग, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ये अलग अलग है, एक नहीं है। इसलिए आज का जो लेक्चर होगा वह समन्वय और सहयोग के संदर्भ में होगा। बाकी जो अगला लेक्चर होगा, इससे अगला लेक्चर होगा, वो समन्वय के सिद्धांत के संदर्भ में ही होगा। अर्थात समन्वय के प्रकार, समन्वय की जो बाधाएं, उसके बारे में होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको केवल समन्वय और सहयोग के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों को आप एक ना समझे, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। किसका? समन्वय और सहयोग का। तो आज का जो लेक्चर होगा किसके ऊपर होगा? समन्वय और सहयोग, अर्थात कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। अब समन्वय क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा मैंने पिछले लेक्चर में आपको ठीक से समझाया, लेकिन चूंकि आज हम इन दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए इन दोनों के अभिप्राय को समझना जरूरी है। और इन दोनों में वास्तव में अंतर क्या है समझिएगा भाई। सीधी सी बात है क्या कि वास्तविक रूप में किसी भी संगठन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, कार्यकलाप होते हैं, उनमें जो एक रूपता लाई जाती है, जो एकीकरण पाया जाता है, जो एकीकरण होता है, जो समरूपता होती है, वो तो समन्वय होता है। वो तो क्या होता है? समन्वय होता है। लेकिन किसी भी संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में जो सहयोग किया जा रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, जो सहयोग किया जा रहा है उस कार्य में जो सामूहिक कार्य के लिए प्रयत्न किया जा रहा है वो सहयोग कहलाता है। कैसे समझें? मुझे विश्वास है अभी आप नहीं समझ पाए, लेकिन इधर देखिए, मैंने यहाँ नोट किया है संगठन के सिद्धांत, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारा जो अभी चर्चा का विषय चल रहा है वो संगठन के सिद्धांत ही चल रहे हैं। जब तक संगठन के सिद्धांत पूरे नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बीच में और कोई टॉपिक नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि मैं क्रमबद्ध रूप में आपको समझाऊंगा। तो अभी लोक प्रशासन में जो संगठन के सिद्धांत हैं, संगठन के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है और संगठन के सिद्धांतों में भी समन्वय का सिद्धांत चल रहा है। अब समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत आज हमने वास्तविक रूप में समन्वय और सहयोग को एक साथ लिया है कि इन दोनों को पहले समझाऊं, उसके बाद में समन्वय के सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ नोट किया है संगठन के सिद्धांत अर्थात समन्वय का सिद्धांत। तो यहाँ मूल बात ये समझनी है कि आखिर समन्वय क्या है। तो यहाँ मैंने नोट किया है, हेनरी फेयोल कहते हैं कि प्रबंधक का एक कार्य ही समन्वय, अर्थात समन्वय वास्तविक रूप प्रबंधक का एक कार्य होता है। दूसरे रूप में संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना जिससे कार्य सरल हो जाए और सफलता प्राप्त कर सके, वो समन्वय कहलाता है। अर्थात किसी भी संगठन में जो कार्यकलाप होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनमें एक रूपता और एकीकरण लाना ही समन्वय कहलाता है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा आगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, संगठन में समन्वय ही नहीं होता है बल्कि सहयोग भी होता है। कोई भी संगठन हो भाई, यदि उसमें सहयोग नहीं होगा तो फिर एक प्रकार से समन्वय भी अपने आप में अधूरा रहेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि किसी भी संगठन में सहयोग हो रहा है और समन्वय नहीं है तो फिर सहयोग की भी वास्तविक रूप में उस संगठन में कोई भूमिका नहीं होगी। इसलिए समन्वय भी
तभी श्रेष्ठ तरीके से होगा जब सहयोग होगा, और संगठन में सहयोग भी तभी पूर्ण रूप में हो पाएगा जब इसमें समन्वय होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के अभाव में दूसरा पूर्ण नहीं है, ध्यान दें। अब सहयोग किसे कहते हैं? तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य ही सहयोग है। क्या? एक व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य ही क्या है? सहयोग है। मैं उदाहरण आगे 2 उदाहरणों से आपको समझाऊंगा, ध्यान दें। अब एक विद्वान है टेरी, लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है टेरी। टेरी क्या कह रहे हैं कि सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य है। नोट कीजिएगा, सहयोग का क्या अर्थ है? किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, सामान्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य। मतलब कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, जैसे मैं 2 उदाहरणों से आगे समझाऊंगा आपको। लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए एक व्यक्ति का दूसरे या दूसरों के साथ जो सामूहिक कार्य किया जाता है, जो सामूहिक कार्य किया जाता है उसे सहयोग कहा जाता है। समन्वय किसे कह रहे हैं टेरी? समन्वय सामूहिक कार्य से कहीं अधिक है। अब ये जो सामूहिक कार्य है वो तो सहयोग हो गया, लेकिन समन्वय सामूहिक कार्य से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है प्रयत्नों की समकालिकता, अर्थात प्रयत्न एक ही समय होने चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में संगठन जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो प्रयत्न एक ही समय होने चाहिए। अगर अलग अलग समय पर हो रहे हैं तो वास्तविक रूप में वह समन्वय नहीं होगा। ठीक है, सहयोग हो सकता है लेकिन वो समन्वय नहीं होगा। तो ये टेरी ने सहयोग और समन्वय का सामान्य सा अभिप्राय बतलाया। अब इन दोनों को हम एक उदाहरण से समझेंगे। वैसे मैंने आपके लिए 2 उदाहरण नोट कर दिए, इन दोनों उदाहरणों से आप समन्वय और सहयोग को आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समन्वय और सहयोग के अंतर को टेरी के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। टेरी ने ही एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे टेरी के दोनों एग्जाम्पल में नोट कर दिए। मतलब टेरी ने 2 उदाहरणों से बताया है कि वास्तविक रूप में समन्वय और सहयोग में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है पहला टेरी के अनुसार कि एक लड़का प्रातः की रेलगाड़ी को पकड़ना चाहता है। प्रातः ही मान लीजिएगा वह एग्जाम सेंटर पर जाना चाहता है, परीक्षा केंद्र पर जाना चाहता है परीक्षा देने के लिए। अब मान लीजिएगा रेलगाड़ी का समय 7 बजे का है। कितने बजे का है? प्रातः 7 बजे का है। तो क्या किया बच्चे ने? 6:30 बजे का अलार्म सेट कर दिया घड़ी में, ठीक है, आधा घंटे पहले, जिससे कि आसानी से समय पर पहुंचा जा सके। लेकिन हुआ क्या कि इस बच्चे के पिता को मालूम था कि प्रातः ही बच्चा रेलगाड़ी पकड़ेगा और रेलगाड़ी का समय 7 बजे है, तो क्यों ना आधा घंटा अलार्म को थोड़ा पीछे कर दिया जाए। तो पिता ने भी जो है आधा घंटा मतलब 6 बजे का अलार्म भर दिया, ठीक है। अब बच्चे की माता मम्मी इसको भी पता था कि बच्चा सुबह रेलगाड़ी से जाएगा, इसलिए माता ने भी क्या किया, आधा घंटे पीछे कर दिया, मतलब 5:30 बजे का अलार्म घड़ी में सेट कर दिया। अब देखो यहाँ माता पिता और बच्चे का सहयोग तो है, मतलब माता पिता बच्चे के कार्य में सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन समन्वय नहीं है। अब समन्वय नहीं होने के कारण जो बच्चा आधा घंटे पहले उठना चाहता था वही बच्चा 1.5 घंटे पहले उठ गया, मतलब उस बच्चे की 1 घंटे की नींद खराब हो गई। अब ये बात यहाँ सत्य है कि माता पिता बच्चे के कार्य में सहयोग तो कर रहे हैं, मतलब सामूहिक कार्य तो है, वो माता पिता सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑपरेशन तो है, सहयोग तो है, लेकिन समन्वय नहीं है। अब समन्वय नहीं होने के कारण बच्चे की 1 घंटे की नींद खराब हो गई, समझ गए ना। तो वास्तव में यहाँ समन्वय और सहयोग एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने यहाँ टेरी के शब्द नोट किया है, माता पिता बेटे के कार्य में सहयोग तो था,
लेकिन समन्वय नहीं था। सहयोग तो क्यों था कि पिता ने भी अलार्म को आधा घंटे पहले सेट कर दिया, फिर माता ने भी आधा घंटे पहले सेट कर दिया, किस लिए कि भाई बच्चा समय पर पहुंच जाए। लेकिन ना माता को पता ना पिता को पता कि बेटे ने पहले ही अपना अलार्म सेट कर लिया। अब पिता ने कर दिया, फिर माता को नहीं पता कि बच्चे ने भी सेट कर दिया अलार्म, और फिर उसके बाद में पिता ने भी आधा घंटा और पीछे कर दिया, अब मम्मी ने भी आधा घंटा पीछे कर दिया। तो जो बच्चा आधा घंटे पहले उठना चाह रहा था वो 1.5 घंटे पहले उठ गया, तो 1 घंटे की नींद उसकी खराब हो गई। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यहाँ माता पिता बच्चे के कार्य में सहयोग तो कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं था, समन्वय नहीं था। और समन्वय नहीं होने के कारण क्या हुआ, बच्चे की 1 घंटे की नींद खराब होगी। इसीलिए आप किसी भी संगठन के अंतर्गत देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में वहाँ क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें सहयोग तो होता है लेकिन समन्वय नहीं होता है, और सहयोग होता है समन्वय नहीं होता है, तो वास्तविक रूप में कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक ही कार्य को बार बार किया जाता है। इसलिए किसी भी संगठन में समन्वय और सहयोग ये दोनों होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप यहाँ एक बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं, प्रातः ही रेलगाड़ी को पकड़ना चाहता है। अब दूसरा उदाहरण दिया है मैंने, इससे आधार पर समझे, अगर इससे नहीं समझे दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं मैं। क्या पुस्तकालय में पुस्तकों की खरीद के संदर्भ में, मतलब एक नवनिर्मित पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, मैं ये कहूँगा कोई भी जो है, चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, मतलब निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या पुस्तकालय में पुस्तकों की खरीद के लिए उन्होंने एक फर्म को 1 लाख रुपए की किताबें खरीदने के लिए प्रस्ताव रख दिया। अच्छा, अब क्या होता है कि यह फर्म किसी कारणवश किताबें नहीं पहुंचा पाता है और किताबें पहुंचाने में पुस्तकालय में विलम्ब हो जाता है। अब क्या किया कि जो ये नवनिर्मित पुस्तकालय है इसके अंतर्गत इन्होंने दूसरी फर्म को आदेश दे दिया कि हमें इतनी किताबें चाहिए। अब इन्होंने भी किसी कारणवश विलम्ब कर दिया और किताबें समय पर नहीं पहुंच पाई, तो इन्होंने फिर क्या किया, तीसरी फर्म को और आदेश कर दिया कि हमें इतनी किताबें चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए की किताबें खरीदना चाह रहे हैं। अब ध्यान दें, यहाँ अब हुआ क्या कि एक दिन पहली फर्म, दूसरी फर्म और तीसरी फर्म, इन तीनों ही फर्मों ने अपनी बिल्टियां काट के भेज दी। अब इस पुस्तकालय में समस्या ये आ गई कि एक साथ तीनों ही जो फर्म है इनकी किताबें आ गई। अब समस्या ये आ गई कि किसकी किताबों को रखें और किसकी किताबों को वापस करें। अब ये सत्य है कि ये फर्म पुस्तकालय को सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इनमें क्या था, जो नवनिर्मित पुस्तकालय के कर्मचारी थे उनको वास्तविक रूप में विलम्ब होने के कारण आदेश देना पड़ा, लेकिन यहाँ इन फर्मों में समन्वय का अभाव था। सहयोग तो कर रहे थे पुस्तकालय को, लेकिन इनमें समन्वय नहीं होने के कारण, कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण एक साथ तीनों फर्मों की किताबें आ जाती है। अब सहयोग तो हो रहा है लेकिन समन्वय नहीं है। अगर समन्वय होता तो तीनों फर्म एक साथ किताबें लेकर के नहीं आते। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कोई भी संगठन क्यों ना हो, उसमें सहयोग और समन्वय ये दोनों ही अति आवश्यक है। चाहे हम परिवार की बात ही क्यों ना करें, अगर हमारे परिवार को हम लेंगे तो भाई परिवार में भी समन्वय और सहयोग का होना अति आवश्यक है। अगर परिवार में एक दूसरे का सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन समन्वय नहीं होगा तो कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, सभी प्रकार के संगठनों में समन्वय और सहयोग का होना अति आवश्यक है। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने लिखा है 3 फर्मों के कार्य में सहयोग था, समन्वय नहीं था। अर्थात 3 जो फर्म थी इनके कार्य में सहयोग तो था, पुस्तकालय को सहयोग तो कर रहे हैं तीनों के तीनों,
लेकिन इनमें समन्वय नहीं था, और समन्वय नहीं था इसलिए एक साथ तीनों फर्म किताब लेकर आ गई। आप ये जो नवनिर्मित पुस्तकालय था इसके सामने समस्या आ गई कि किसकी किताबें रखें और किसकी वापस करें, समस्या आ गई ना, संकट आ गया ना। तो इसलिए कोई भी संगठन क्यों ना हो उसमें समन्वय और सहयोग का होना अति आवश्यक है। और लास्ट में मैंने एक विद्वान के शब्दों में लिखा है जिनका नाम है हेमेन। हेमेन कह रहे हैं कि समन्वय सहयोग की अपेक्षा अधिक उच्च है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, वास्तविक रूप में देखा जाए तो समन्वय के लिए सहयोग जरूरी है और सहयोग के लिए समन्वय जरूरी है, लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो समन्वय सहयोग की अपेक्षा अधिक उच्च है। ये नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है किसने की बात, हेमेन ने कही है। मतलब कुल मिला के यहाँ निष्कर्ष रूप में आप ये कहेंगे कि कोई भी संगठन क्यों ना हो उसमें समन्वय और सहयोग जरूरी है। और समन्वय और सहयोग एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि समन्वय और सहयोग एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। मतलब भाई अगर मान लीजिएगा किसी संगठन में समन्वय तो है सहयोग नहीं है तो भी संगठन कार्य नहीं कर पाएगा, और किसी संगठन में सहयोग तो है लेकिन समन्वय नहीं है तो भी संगठन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी संगठन में समन्वय और सहयोग ये दोनों का होना अति आवश्यक है, पर तुलना की जाए तो समन्वय सहयोग की अपेक्षा अधिक उच्च है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वह केवल समन्वय और सहयोग के संदर्भ में था, जिससे कि वास्तविक रूप में आप समन्वय और सहयोग को एक ना समझें, इसलिए मैंने अलग से यह लेक्चर तैयार किया है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, संभवतः यह बात आप ठीक से समझ गए होंगे। अब जो अगला लेक्चर होगा वह हमारा समन्वय के सिद्धांत के संदर्भ में होगा, जिसके अंतर्गत समन्वय के प्रकार, बाधाएं इत्यादि की चर्चा की जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप समन्वय और सहयोग को ठीक से समझ गए होंगे। ये दो उदाहरण जो मैंने दिए इनके आधार पर आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। इसके बाद में ये मैंने सब कुछ नोट कर दिया, इसको नोट कीजिएगा तो आपको कतई समन्वय और सहयोग को समझने में परेशानी नहीं आएगी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।